कल मोनोकॉट बता दिए थे ना, लीफ मोनोकॉट लीफ हो गया था ना कल। हम लोग आज देखेंगे एनिमल टिश्यू। ये आप लोग को देखने के लिए है डिफरेंट एनिमल टिश्यूज़। जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, पर जो मतलब अपडेटेड बुक है उसमें टिश्यू वाला पोर्शन रिमूव किया हुआ है। फिर भी ये हम लोग के लिए बेसिक है, इसलिए हम लोग इसको ओवरराइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू तो हमारे पास होना चाहिए, ताकि जब इन टिश्यूज़ के बारे में ऑर्गन सिस्टम्स में कहीं कहीं बोले, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक्सीटरी सिस्टम में, अलग अलग जगहों पे जहाँ इनका रेफरेंस रहे, हम लोग को समझ में आए कि हाँ ये टिश्यू यहाँ पे क्या काम करने वाला है, राइट। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अब देखिए एनिमल टिश्यू हम लिखेंगे, आप लोग बोलेंगे। टाइप्स बताइए। पहला एपिथेलियम, इसके अब बोलिएगा सिंपल में, अब बोलिएगा कंपाउंड में। दूसरा कनेक्टिव है ना, कनेक्टिव, इसको कितने पार्ट में बांटा हुआ था? लूज, डेंस, फ्लूइड, यही था ना। डेंस फिर दो पार्ट में बटे थे, इरेगुलर, रेगुलर। तीसरे लेवल पे मसल, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, और लास्ट था नर्वस। मेड ऑफ न्यूरॉन, मेड ऑफ ग्लियल सेल्स, यही था ना। तो ओवरव्यू हम लोग का टिश्यू डिफरेंशिएशन इस तरीके से है। हम लोग आज बात करेंगे पहले एपिथेलियम टिश्यू। आइए हम लोग पहले बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू का। पहले ये देखेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू के बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरीके से इनके सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद फिर इनके टाइप्स पर आएंगे। ये तो सभी जानते हैं, इसलिए इसको नोट करने का ज़रूरत नहीं, आप लोग को याद होना चाहिए। कई बार तो हम लोग ये भी हैं। अब देखिए एपिथेलियम टिश्यू, इसे बांटा गया है दो पार्ट में, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, क्यों इसे सिंपल कहा जाता है? बिकॉज सेल्स आर
अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर, इसीलिए ये सिंपल है, इसमें एक ही लेयर में सेल्स दिखाई देंगे। वहाँ याद कीजिए हम लोग टिश्यू जब देखे प्लांट वाला, परमानेंट टिश्यू में सिंपल था और कॉम्प्लेक्स था। सिंपल वहाँ पे कहने का क्या मतलब था, एक ही प्रकार के सेल्स से बने होंगे, और जो कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज थे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने थे, जैसे जाइलम, ट्रैकेट, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर। फ्लोएम में बोलिए उसी तरीके से जैसे जाइलम में बोला गया, सीप ट्यूब मेंबर्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर, 4 तरह के सेल्स हैं। अब पैरेन्काइमा का सोचिए तो सभी पैरेन्काइमेटस सेल्स सब एक तरह के, कोलेनकाइमा सभी सेल्स कोलेनकाइमा के एक ही जैसे, थिक सेल वॉल, कॉर्नर पे डिपॉजिट, वैक्यूल प्रेजेंट, फोटोसिंथेटिक। और स्क्लेरेनकाइमा या तो फाइब्रस या स्क्लेरिड। फाइब्रस है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्क्लेरिड है फ्रूट। यही था। यहाँ सिंपल जो एपिथेलियम है वो इसलिए क्योंकि ये सिंगल लेयर में अरेंज्ड है, और कंपाउंड तो समझ ही रहे होंगे, बिकॉज cells are arranged in multiple layers। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो हम लोग पहले सिंपल को डिस्कस करें, कंपाउंड हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं जाना, सिंप्लीफाइड वे में जो जो हम लोग को बहुत कॉमनली दिखेंगे उनके बारे में थोड़ा देखकर, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, है ना, ऑफ एंड ऑन उनका ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए उनको देखकर आगे बढ़ो। नाउ द सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कंपोजिशन, क्या क्या चीज़ इसमें होगा। इसमें होंगे सेल्स इन सिंगल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। फिर सेल्स joined with adjacent cells and basement membrane। सिंगल लेयर है, have modification at the top surface। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर 1 by 1 आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले देखें इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार से शुरू करते हैं। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन इन सेल्स को एक जगह टिका के रखने के लिए बने हुए हैं। जैसे मान लेते हैं हमें बिल्डिंग बनाने के लिए दीवार खड़ा करना है, तो दीवार खड़ा करने के पहले एक बेस बनाते हैं ना, जिसके ऊपर दीवार खड़ा होगा। सीधे मिट्टी में अगर ईंटा रखकर दीवार खड़ा करने लगे,
जैसे ही 1 फ्लोर तक जाएगा, ऊंचाई जाएगा 10 फीट 12 फीट, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और दीवार गिर जाएगा। तो जो बेस होगा वो ऐसा होना चाहिए कि दीवार के इतने बड़े बोझ को वो हैंडल कर ले, वो अपने जगह से हिले ना, तब ना हम उसमें बिल्डअप कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स, चाहे सिंगल सेल लेयर में हो या मल्टीपल सेल के लेयर में हो, उन्हें अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के साथ चिपक के रहना है, अदरवाइज क्या होगा, खुल जाएंगे। नहीं, जैसे एपिडर्मिस था वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़े रहते हैं, उसी तरह ये भी जुड़े रहेंगे। तो बड़ा सिमिलरिटी देखिएगा, उधर एपिडर्मिस इधर एपिथेलियम, एपिडर्मिस भी ऊपर कवर करता है, और यहाँ आप देखेंगे जब इसका फंक्शन आपको पता चलेगा तो एपिथेलियम कहीं पे भी बॉडी ऑर्गन्स को कवर ही करते हैं, चाहे इंटरनल लेयर में हो चाहे एक्सटर्नल लेयर पे हो, कवर ही करते हैं। तो ये कवरिंग एलिमेंट अगर टिका हुआ नहीं रहा तो फिर क्या होगा, इरोड हो जाएगा। जैसे सिंपल आप सोचिए, हम टेबल क्लॉथ टेबल के ऊपर डाल दी, ठीक है, तो ढका हुआ है, हम खुश हैं कि चलिए टेबल मेरा कवर है, गंदा नहीं होगा। तेज़ हवा चली, टेबल क्लॉथ उड़ गया, फिर तो गंदा हो गया। तो टेबल क्लॉथ नहीं अपने जगह से हटे, उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, या तो क्लिप लगा दे ताकि तेज़ हवा भी उसको हटा कर नहीं जाए। तो यही पर्पस सॉल्व करता है बेसमेंट में। ये जो एपिथेलियम सरफेस है, सेल्स के लेयर हैं, उनको एक जगह टिका के रखते हैं। तो हम इन्हें दिखाने के लिए इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है, अपर लेयर और लोअर लेयर, ठीक है। जो लोअर लेयर है ये फाइब्रस होते हैं, और अपर लेयर जो है ये स्टिकी होता है। इस लेयर को सिक्रेट करता है, सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियम सेल्स, और लोअर लेयर जो फाइब्रस है मेड बाय द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टिकी पार्ट भी है और एंकरेज प्रॉपर्टी भी है। तो एंकरेज प्रॉपर्टी नीचे नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाला, किसी भी 2 अलग टिश्यू को या किसी भी 2 ऑर्गन को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो कनेक्टिव टिश्यू ही यहाँ फाइबर दे रहा है और इसके साथ स्टिकी मटेरियल बनाए रखने के लिए देता है एपिथेलियम। तो 2 टिश्यू मिलकर बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बारे में पहला इंफॉर्मेशन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को शॉर्ट में BM कहें, तो लंबा ज़्यादा लिखने से हम लोग बचेंगे, बस W नहीं लगाएं। हो गया। तो इसका काम क्या होगा, फंक्शन, टू एडहेयर with the cells of epithelium and underlying cells of connective टिश्यू। तो ये डुअल पर्पस सॉल्व करेगा।
ऊपर के तरफ एपिथेलियम सेल के सरफेस के साथ जुड़ा रहेगा, यानी एपिथेलियम का बॉटम इसके नज़दीक आएगा, है ना, इसको फेस करेगा। तो एक तरफ एपिथेलियम सेल्स को जोड़ेगा और नीचे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स को ज्वाइन करके रखेगा। ये काम है इनका। ओके, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अब इनके सेल्स को देखिए। ये हैं सेल्स ऑफ एपिथेलियम, नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और भी आगे हैं, ये और आगे हैं। तो आपको लगेगा ऐसे, आप जान के रखिए, यहाँ पे कहीं पे भी एपिथेलियम टिश्यू रहेगा, उसका प्राइमरी पर्पस है टू कवर द सरफेस। बोलिएगा ये कैसा कवर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल्स के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट दिख नहीं रहा, इवन सेल्स के बीच में भी इतना गैप। तो हम जिस चादर को बिछा रहे हैं किसी चीज़ को ढकने के लिए, उसमें तो इतना सारा छेद है, तो ढकेगा क्या, राइट? तो क्या है, इन सेल्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं। कुछ कनेक्शन पर्पस सॉल्व करेंगे, सेल टू सेल मटेरियल एक्सचेंज। कुछ सेल कनेक्शंस पर्पस सॉल्व करेंगे इन्हें एक साथ इकट्ठा बांध के रखने के लिए, ठीक है। कुछ कनेक्शंस पर्पस सॉल्व करेंगे इनके बीच को, है ना, इम्परमिएबल बना दें, यानी कोई भी इसके बीच के गैप के एरिया में ना आ पाए, ठीक। और कुछ कनेक्शंस होंगे जो इनको इनके साथ टिका के रखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही, है ना, सिस्टमेटिक ढंग से ये बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। सेल पढ़ते समय ECF एंड CS बताए थे, साइटोस्केलेटन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, तो फिर सेल टू सेल कॉन्टैक्ट कैसे बनता है? प्लांट सेल में तो सेल वॉल कॉन्टैक्ट बन गया, बीच में प्लाज्मोडेस्म, ये क्या कहते हैं, बीच में मिडल लैमेला है, स्टिकी लेयर, तो इसलिए वो ग्लू किए हुए हैं और उसी के वजह से आप बैठे हुए हैं। ये जो हमारा लकड़ी का तख्ती है, इसमें सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्शंस हैं, तो ये स्टैटिक है, रिजिड है। एनिमल सेल में यहाँ से खींचे तो सेल निकल जाना चाहिए, नहीं निकलता है, क्यों? कनेक्शंस, ठीक है। तो अब देखिए,
ऐसे पूरा कीजिए, क्या तक आइए। ओके। इसके अलावा इसका जो सरफेस है, इस सरफेस पे इसको कर दीजिए x, इसको कर दीजिए y और इसको कर दीजिए z। पूरा कीजिए। और वो क्या है, इनके नाम लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं पता चलेगा। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से स्पाइक है वैसा ही बनाइएगा, ठीक है। नुकीला बनाइएगा, लंबा। हाँ, सभी एक जगह नहीं होंगे, कुछ जो है एक प्रकार के सेल्स पे, कुछ दूसरे सेल्स पे, कुछ तीसरे सेल्स पे, ऐसे होंगे। सभी एक जगह नहीं होंगे। हाँ, सबका नाम है, इसीलिए तो अभी सिर्फ नोटेशन दिए हुए हैं। ओके। प्लांट टिश्यू कैसा था? बहुत सिंपल था। सीधे हम लोग सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को जानने लगे थे। ये तो बाहर ही इतना करामात है। आगे देखिए, यहाँ ए है। अच्छा, एक मिनट। ए टू डी सेल जंक्शंस, ठीक है। ए से लेके डी है सेल जंक्शंस, एक्स, वाई एंड जेड सेल सरफेस मॉडिफिकेशंस। ये हैं सेल सरफेस मॉडिफिकेशंस। अब आइए बारी सबका नाम लिखने का। ये टॉप सरफेस पे दिख रहा है, इन्हें कहते हैं टाइट जंक्शंस। बी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के अगल बगल दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं गैप जंक्शंस। सी देख रहे हैं ना, बड़ा बोल्ड स्ट्रक्चर है ना, बांध के रखे हुए जैसे, इन्हें कहते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स। और डी, इन्हें कहते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। और ये किनकी तारीफ है? सेल जंक्शंस। और ये बने हुए होते हैं जंक्शन प्रोटीन्स के, और इन्हीं प्रोटीन्स को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है राइबोसोम का। राइबोसोम को इन्फॉर्मेशन ला के देता है कौन? आरएनए। आरएनए वाला इन्फॉर्मेशन बनाया कौन? डीएनए। तो डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम मेक्स प्रोटीन,
प्रोटीन्स आर बीइंग प्लेस्ड ओवर हियर। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं, अगर डीएनए में चेंज आ जाए तो उसे कहते हैं म्यूटेशन। इस म्यूटेशन के कारण जो नॉर्मल प्रोटीन यहाँ आने चाहिए तो एबनॉर्मल होंगे। अगर एबनॉर्मल होगा तो जो पर्पस सॉल्व कर रहा है बांध के रखने का, ट्रांसपोर्ट का, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही कारण बनता है कैंसर का। और ये जो आप देख रहे हैं एक्सपोज्ड प्रोटीन्स, ये साइटोस्केलेटन के प्रोटीन्स हैं, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन है, सेल के बाहर के प्रोटीन। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन्स हैं। इन्हें सपोर्ट करके रखते हैं अंदरूनी प्रोटीन्स साइटोस्केलेटन, यानी इनमें साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन जंक्शंस को बनाने। राइट। खैर, इनके नाम लिखिए, फिर ये देखेंगे ये क्या क्या हैं। तब तक हम सरफेस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएं। एक्स है स्टीरियोसिलिया, वाई है माइक्रोविल्लाई और जेड है सिलिया। ये हैं सेल सरफेस मॉडिफिकेशंस। लिस्ट पूरा कीजिए। हो गया। अब बारी बारी से देखिए। पहले है टाइट जंक्शन। Made of protein filaments, seals the surface to prevent any molecule entry between the cells, that is stops anything to enter intercellular space. ये टॉप सरफेस पर इसीलिए है, कोई भी चीज़ सेल में एंटर करेगा, सेल के बाहर से एंटर करेगा तो कहाँ, यहीं से बगल से घुसने की कोशिश करेगा, तो टॉप सरफेस ही सील कर दिया। जैसे मान लेते हैं इधर एक ईंटा है, इधर एक ईंटा है, अब ईंटा के बीच में पानी घुस सकता है, तो हम क्या करें, बीच में जगह छोड़ें, है ना, और ऊपर से पूरा मोटा सीमेंट का लेयर लगा दें, तो बताइए तो बीच में पानी घुस पाएगा? नहीं ना। तो यही काम ये करता है। तो सेल को थोड़ा फ्लेक्सिबल छोड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी रह पाती है, क्योंकि दबाव पड़ा
है ना। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो फट जाएंगे, इसलिए थोड़ा एक्सपेंशन कैपेसिटी उसमें रखता है, अगल बगल स्पेस छोड़ता है, और इस स्पेस का फ़ायदा उठा के कुछ घुस ना जाए, इसीलिए सरफेस सील कर देते हैं। समझ में आ गया क्या पर्पस है इनका? तो दिस इज हाउ द टाइट जंक्शन सर। इन्हें कई जगह पे एडेशन जंक्शन या एडहेरेंट जंक्शन भी कहा जाता है। हो गया? पर्पस समझ में आना चाहिए। दूसरा है गैप जंक्शन। अब टॉप स्लॉट तो टाइट जंक्शन ने ले लिया, है ना। इन बिटवीन कहीं कहीं ये तो ऑलरेडी सील है, ये है गैप जंक्शंस। ये किस लिए हैं समझ में आ ही रहा है। प्लांट सेल में इसी काम को करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा रखा हुआ है, यहाँ गैप जंक्शन। सेल टू सेल मटेरियल एक्सचेंज के लिए ये रास्ता बनाता है, क्योंकि अगल बगल का सरफेस तो इम्परमिएबल बना के रखा हुआ है, कोई भी चीज़ आसानी से इससे बाहर ना जा सके। दैट इज़ द रीज़न। तो इसके बारे में कहेंगे आर मेड ऑफ फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और क्या, proteinous in nature, allows cell to cell exchange of substances present below the tight junction। दूसरा भी निपट गया, गैप जंक्शन का भी पर्पस सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। हो गया। तीसरा है डेस्मोसोम।
सोच रहा होगा सभी क्या कर रहे हैं, कपड़ा सुखाने की रस्सी बांधे हैं? नहीं, ऐसा ही कुछ लग रहा होगा। पर बड़ा स्ट्रेंथ होता है। कलर दिखेगा? दिख रहा है? अब दिख रहा है? थोड़ा बोल्ड बनाना पड़ेगा तब दिखेगा। तो आपको पता चलेगा इसमें सेल टू सेल जॉइनिंग में इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आ गया जबकि सेल वॉल नहीं है। दीज आर डेस्मोसोम्स। अच्छा, ये कलर तो दिखेगा नहीं। ये डेस्मोसोम। पहले ये कलाकारी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से जरा नेमिंग करें। इसको ना कहते हैं, ये वाला एरिया जो है ऐसे सर्कुलर दिख रहा है ना, सेमी सर्कुलर, प्लाक। PLAQUE, प्लाक। प्लाक मतलब कुछ ओपेक सा, कुछ गड्ढा जैसा, इस तरह प्लाक। ये जो आप है ना डीप रेडिश टाइप का इस कलर का जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये हैं सीमेंटिंग प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं प्रोटीन फाइबर्स, और ये जो रस्सी नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हैं केराटिन प्रोटीन। तो ये केराटिन प्रोटीन जॉइनिंग adjacent plaques in the same cell, उसी सेल में एडजेसेंट प्लाक्स को जोड़ते हैं, मतलब इधर है उधर है। ठीक है, ये कंप्लीट अरेंजमेंट डेस्मोसोम कहलाता है। और यहाँ जो केराटिन प्रोटीन लिखे हैं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ IF। IF हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के हिस्से हैं ये। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है।
आते हैं, पहले यहाँ तक तैयारी कर लीजिए, उसके बाद इसके बारे में समझ में आएगा। ऐसा अंदाज़ा तो लग सकता है। हो गया? सोचिए ज़रा, अगर इस क्लासरूम के दो दीवार के बीच में एक मजबूत सा तार बांध दिया जाए और इतना मजबूत कि ये 300 किलो तक हैंग कर सकता है, तो मन नहीं करेगा ज़रा इस पे लटक के इधर से उधर जाए? और कुछ नहीं होगा। और आप वजन डाल के देखिए, ये दोनों दीवार को आपस में खींच के भी नहीं लगे, जहाँ है वही रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सेल की दोनों मतलब लैटरल वॉल को स्टेबलाइज कर रहा है। ये और ये इसका लैटरल वॉल है ना? तो एक तो सेल के अंदर लैटरल वॉल को होल्ड करके रखा है, प्रेशर पड़े तो फट नहीं जाए, ठीक है? तो ये काम ये कर रहा है। दूसरा, बगल वाले सेल से इस सेल को कनेक्ट भी कर रहा है। अब बोलिएगा सेल के तो अंदर है, सेल के बाहर तो है नहीं है। सोचिए, अगर इस पे खिंचाव पड़ेगा तो इस पे स्ट्रेच आएगा, इस पे स्ट्रेच आएगा ना, तो ये स्ट्रेच होगा तो किसको खींचेगा? इसको। लेकिन ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। इस तरीके से जब दबाव पड़ेगा, स्ट्रेस आएगा, तो ये प्रेशर क्या होगा? पूरे में फैल जाएगा। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा दे रहा है, मतलब क्या कहते हैं, सेम फोर्स के लिए एरिया बढ़ा दे रहा है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए और फोर्स वही रहे, प्रेशर का क्या हाल होगा? घटेगा? घटेगा ना? प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? प्रेशर कैसे एक्सप्लेन करते हैं? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम डिनोमिनेटर बढ़ा देते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा? घटेगा? देखिए तो, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। इस तरीके से ये काम क्या करता है, स्ट्रेच होने पर भी सेल्स डिटैच नहीं होते, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो सेल टू सेल मेन एडिशन इन्हीं के भरोसे। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ disposal, and for this they need a very static and strong protein called the keratin fibers. It is present in the animal hoof, animal hair, animal horns, and in our eye also. हमारे आँख में भी हमारा जो कॉर्निया है वो केराटिन प्रोटीन का बना है। और हमारे नाखून, नेल्स, इन्हीं से बने। नाखून इतना खतरनाक कि शेर और चीता और भालू जब जानवरों का शिकार करते हैं तो इसी नाखून से उन्हें फाड़ देते हैं, इतना स्ट्रेंथ। दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत लिविंग मैटर में आता है हॉर्न ऑफ राइनो, जिस वजह से राइनो का इतना वाइड स्केल शिकार हुआ, उसके हॉर्न, उसके सींग के लिए। और गेंडा दुनिया से एक्सटिंक्ट होने के कगार पे था, तो इंडिया में उसे काजीरंगा में नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है। तो ये स्ट्रेंथ है। घोड़ा, बैल, बकरी, इस तरह के जितने जानवर आप देखते हैं, उनका पैर का जो खुर है, जिसके वजह से वो चलते हैं, दौड़ते हैं, मेड ऑफ दिस केराटिन प्रोटीन। यू कैन इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ इट। जो सींग है हिरन का, गाय का, भैंस का, किसी भी जानवर के जिनके सींग हैं, वो सींग भी इसी प्रोटीन से बना है। तो ये प्रोटीन कितना स्ट्रेंथ वर्दी हो सकता है, इसका अंदाज़ा लग गया। दिस इज इट। यहाँ तक हो चुका। अब हम लोग इसके बारे में ज़रा डिस्क्रिप्शन दें। डिस्पोसोम्स, part of cell junction
holds cell to cell but below टाइट जंक्शन। एक चीज नोटिस की, ये कभी भी सरफेस पे नहीं होंगे। यहाँ देखिए, हम लोग जो बनाए हैं सरफेस पे बनाए हैं क्या? नहीं, सरफेस से नीचे, क्योंकि सरफेस रिजर्व्ड है किसके लिए? एडिशन जंक्शंस के लिए, आई मीन टाइट जंक्शन के लिए। प्राइमरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन filament is the keratin protein. It expands one surface to another इंट्रासेल्युलरली। सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर कंडीशन में एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक ये एक्सपेंड करके रखता है। दस इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू सस्टेन प्रेशर and prevents cell detachment. तो सेल खुल नहीं जाए उससे रोकने के लिए, यानी सेल को बांध के रखने के लिए केराटिन प्रोटीन प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया? होल्ड्स सेल टू सेल। ये है इसका फंक्शन, लेकिन पोजीशन हमेशा टाइट जंक्शन के नीचे। बहुत पहले वाली बुक्स में इनके बारे में बहुत डिटेल में था, इसलिए देखिएगा 2016 या 2016 से पहले का जो क्वेश्चन है, इनफैक्ट 2013 के पहले का आपको बनाने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो टॉपिक्स आपके बुक में से हटा दिए गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि उसके बारे में आप जानते नहीं हैं, वो आपके टॉपिक में है नहीं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, अगर वैसा क्वेश्चन मिला तो जस्ट सिंपली जान लीजिए और देख लीजिए आंसर क्या कहता है, और उसका एक्सप्लेनेशन पूछ कर क्लियर कर लीजिए हमसे, ठीक है। तो ये अप्रोच रखिएगा, ये मान के रखिए जो आपके बुक में नहीं है वो अब नहीं पूछने का फैशन है। और अब तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल है ना कंपटीशन नहीं बनाया जाएगा, बहुत सिंप्लीफाइड किया जाएगा। तो आप अगर अपने कोर्स बुक को ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपका 80% 90% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कुछ एक जगह रहेगा जहाँ पे कोरिलेशन करना रहता है, आपकी किताब में से ही पूछेगा कोरिलेट करने के लिए, ये ऐसा है तो वो कैसा होगा, राइट। जैसे आप जो टिश्यू पढ़े हैं प्लांट टिश्यू में एनाटॉमी के सारे प्रॉपर्टीज़ दे दिए गए, पूछेगा कि ये किस में पाया जाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये कोरिलेशन हो गया है ना, एप्लीकेशन हो गया, तो आपके बुक के अंदर का ही हिस्सा रहेगा। ओके, हो गया। तो ये है डेस्मोसोम। अब लास्ट बचता है कौन? हेमी डेस्मोसोम।
ये तो स्टिकी है, चिपका के रखेगा। मेन बंधन जहाँ पे हमको स्क्रू नट से टाइट करना है वो कोई टफ लेयर होना चाहिए। तो ये बॉटम लेयर आपको बताए हैं ये फाइब्रस होता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये है क्या? BM है, W के बिना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके ऊपर बैठाइए सेल्स को। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये इससे चिपका हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सटा हुआ गोंद का हिस्सा कभी भी खुल सकता है जब प्रेशर पड़े। तो ज़रा और धागे से बांध के रखें। इसके लिए कुछ प्रोटीन इससे एक्सपोज होंगे नीचे की तरफ, है ना, और एक ही नहीं कई होंगे। और इसको कंपेंसेट करने के लिए कुछ इधर से काउंटर प्रोटीन्स एक्सपोज होंगे। तो ये जो नेटवर्क बना, दिस नेटवर्क इज हेमीडेस्मोस। दिस नेटवर्क इज हेमीडेस्मोस। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। बड़ा ही कलरफुल बन रहा है, पर याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए शॉर्टकट में जितना ज़्यादा इलस्ट्रेशन हम दे सकते हैं आपको दे रहे हैं, है ना। ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, भूलना नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। रिमेन्स कहाँ पाया जाएगा? टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ सेल्स। करता क्या है? जॉइंस द सेल्स with basement membrane। joins the cell with the basement membrane with its नीचे वाला ना फाइब्रस लेयर। so anchors the cells
with basement membrane. और अगर कोई पूछ ले, मेड ऑफ प्रोटीन्स। तो सेल को चारों तरफ से बांध दिए, अब सरफेस बच गया। सरफेस पे क्या काम करना है, क्यों करना है, वो देखेंगे इनके सरफेस मॉडिफिकेशंस में। तब जाके हम लोग को एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा कि एपिथेलियम सेल्स होते कैसे, एपिथेलियम टिश्यू काम कैसे करता है। आगे बढ़े। ठीक है, चलिए सरफेस मॉडिफिकेशंस। Three kinds of surface structures are found. तीन प्रकार के सेल सरफेस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक है स्टीरियोसिलिया, दूसरा है सिलिया और तीसरा है माइक्रोविल्लाई। ठीक है, तीन भाग में ये बटे। स्टीरियोसिलिया क्या करते हैं, मेक्स स्पेस फॉर होल्डिंग और स्टोरिंग समथिंग। किसी पदार्थ को स्टोर करने या होल्ड करने में ये मदद करता है। जैसे मान लीजिए दीवार है, मेरे घर में बहुत सामान है, ज़मीन पे रखते रखते इतना ना ज़मीन कवर हो गया कि मेरे चलने के लिए जगह नहीं। अब कहाँ डालेंगे, दीवार पे। अब दीवार पे टांगे कैसे, खूंटा तो है नहीं, तो खूंटा लगाना पड़ेगा, है ना। फिर उसमें उस खूंटे में कवर्ड टांगेंगे, कवर्ड में सामान रख देंगे, मेरा ज़मीन खाली हो जाएगा, चलने फिरने का जगह बन जाएगा। तो लाइक दैट आप देखें एपिथेलियम टिश्यू के सेल के सरफेसेस कैसे हैं, फ्लैट हैं, है ना। तो वो फ्लैट सरफेस किसी चीज़ को कैसे स्टोर कर सकता है, डायनेमिक है, मूवमेंट होता रहता है, तो टपक जाएगा ना, वहाँ से गिर जाएगा, तो वहाँ स्टैटिक तो रहेगा नहीं। तो टिकाए रखने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्शन देना होगा। स्टीरियोसिलिया इज द वन। ये लॉन्ग इमूवेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर लॉन्ग स्टैटिक strong structures making space in between। तो अपने बीच में खाली जगह क्रिएट करता है, एम्प्टी स्पेस, जिसमें कि मटेरियल्स को रखा जाए। मतलब मेरा बेस हिल रहा है और बास्केट जैसा बना हुआ है, बताइए टोकरी में से बॉल गिरेगा, नहीं गिरेगा।
बास्केटबॉल का टोकरी होता है ना, बास्केटबॉल का नेट, मान लीजिए उतना ही बड़ा नेट लगा हुआ है ना, और नेट का बॉटम हिल रहा है लगातार, आपको क्या लगता है बॉल बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। हाँ, एक्सेसिव हुआ तो बाहर निकल सकता है, पर आसानी से तो नहीं जाएगा। सो दिस इज हाउ दे वर्क। तो अल्टीमेटली स्टीरियोसिलिया क्या होंगे? रिमूवेबल स्ट्रक्चर हैं, स्पेस क्रिएट करने वाले, ताकि मटेरियल स्टोर किए जा सके। सिलिया, सेल में पड़े हैं ना, फ्लैजिला एंड सिलिया। तो ये क्या है? मूविंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये सेल को मूव नहीं कराते, सेल के सरफेस पे मटेरियल को मूव कराते। ठीक है। प्रोजेक्शंस किन से बने हैं? मेड ऑफ, जल्दी बोलिए, मेड ऑफ, हाँ ठीक, बोलिए, जोर बोलिए, प्रोटीन। लेकिन उस प्रोटीन का नाम, और उस प्रोटीन का नाम केराटिन? नहीं नहीं, मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कहाँ खो जाता है सब? और बने होते हैं फ्रॉम ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सिलिया पढ़ाए हुए हैं, ऐसा कीजिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। प्रोजेक्शंस मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो अरेंजमेंट भी बता दीजिए, 9 + 0 की 2। सिलिया में, फ्लैजिला में 9 + 2 अरेंजमेंट। हाँ, allows movement production in the medium surrounding the cells। सेल के सतह के ऊपर जो मीडियम है, उस मीडियम में मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बने होते हैं। ये सेल को मूव नहीं कराता, बल्कि सतह को मूव कराता है। यही फ्लैजिला होता तो सेल को लेकर निकल जाता, नहीं? और माइक्रोविल्लाई, माइक्रोविल्लाई का तो डायग्राम बनता है, यहाँ पहले लिख लीजिए। सेल सरफेस का ही प्रोजेक्शन है, उसके लिए अलग से कोई, हाँ, प्रोटीनस फिलामेंट्स उसको अंदर से सपोर्ट करते हैं, इम्परमिएबल बना के रखते हैं, ताकि कुछ अंदर घुस नहीं जाए, जिसको रखें वो रखें। इस तरह से स्टीरियोसिलिया रहे। तो सेल का ही प्रोजेक्शन है ना। और साइटोस्केलेटन, सेल के अंदर के जो स्केलेटल पार्ट है, यानी प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, वो उसको ऐसे टांग के रखता है। ये जो विलाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिलेगा। हाँ हाँ, तो हाँ, विल्ली कहलाता है। हाँ, पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किन के मदद से? इन्हीं के मदद से। तो एब्जॉर्प्शन सरफेस पर आता है। ओके, आगे बढ़े, कर सकते हैं आगे। अब देखिए माइक्रोविल्लाई। ये हैं माइक्रोविल्लाई। सेल सरफेस प्रोजेक्शंस और
इंक्रीजेस सरफेस एरिया। देखिए तो एक आदमी यहाँ से ऐसे 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 चलते हुए यहाँ पहुँचा, इतना दूरी तय किया, यानी सेल के सरफेस पे लंबे समय तक वो पड़ा हुआ रहा। और यदि इसका एब्जॉर्प्शन होना है तो जो चीज़ लंबे समय तक सेल के सरफेस पे रहेगा उसका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, होगा ना। तो ये जो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा, मटेरियल के एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे ही अनएब्जॉर्ब नहीं निकल जाएगा। हेल्प्स, एपिथेलियम टिश्यू को एब्जॉर्ब करना है क्योंकि ये बने ही इसीलिए, कवर करता है। और तो बाहर से खींच के यही लाएगा, जो सबसे बाहर रहता है उसी का काम है ये सब। हेल्प्स टू एब्जॉर्ब materials nutrients etc. by increasing surface area and so time to एब्जॉर्ब। ये करता क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इससे एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ गया, और एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ा तो मटेरियल सरफेस पे लंबे समय तक रहेगा, इसलिए ये आसानी से एब्जॉर्ब हो पाता है। दूसरा चीज़ ये देखिए, बीच बीच में ये जो प्रोजेक्शन है इसमें ट्रफ एंड क्रस्ट है ना, यानी पीक एंड वैली, पीक एंड वैली, है ना। तो जो चीज़ आगे बढ़ रहा होगा, एक बार पीक पे चढ़ने में टाइम लेगा, फिर वैली में आएगा, फिर पीक पे चढ़ेगा, नेचुरली फ्लो रेट घटेगा कि नहीं। फ्लो रेट घटेगा तो इस पर स्टे करने के लिए ज़्यादा लंबा समय मिलेगा, ज़्यादा लंबा समय मिलेगा तो ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होगा। तो कई मेथड अप्लाई करता है, कई ट्रिक अप्लाई करता है, जिसके वजह से मटेरियल्स बड़े आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। So this is about the external surface of the epithelium tissue, ठीक है।